नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो डीएड स्पेशल एजुकेशन जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो हमारा सिलेबस चल रहा है, आज इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। पेपर नंबर 11 जो हमारा चल रहा है फैमिली एंड कम्युनिटी, उसके लगभग 3-4 पार्ट जो है हमारे आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने यूनिट 2.4 मतलब यूनिट 2.4। कल हमने यूनिट 2.1 वो 2.2 और 2.3 यूनिट जो है कल हमने कवर किया था। आज हम पढ़ रहे हैं 2.4 और 5। 2.4 और 5 इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक इसके अंदर कुछ है नहीं, थोड़ा कम टॉपिक है, तो इसको अपन कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक और कमेंट कर दो, शेयर कर दो सबको, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी पेपर और यूनिट नंबर 2.4। इसमें अपन पढ़ेंगे पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा। पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा। पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा, घटक और रणनीति। घटक और रणनीतियां, ये चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ विशेष पॉइंट जो है हमको देखने होंगे। इसके अलावा इस 2.4 यूनिट में कुछ पॉइंटों के अलावा ज्यादा बड़ा मैटर आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें अपन को पढ़ना है पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा। मतलब यदि कोई भी परिवार जिसके अंदर किसी डिसेबल बच्चा है, तो उस परिवार के लिए उस परिवार को मजबूत बनाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए, उस परिवार को कोई भी सहायता के लिए, उस परिवार को किस प्रकार से सशक्त किया जा सकता है, उस परिवार को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, ये अपन इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यदि हम सबसे पहले यदि बात करें कि परिवार को किस प्रकार से हम सशक्त कर सकते हैं, तो सबसे पहला इसके अंदर यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को होनी चाहिए जागरूकता। सबसे पहले क्या होने चाहिए? जागरूकता। जागरूकता का क्या तात्पर्य है? जागरूकता क्यों जरूरी है उस परिवार को सशक्त करने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई बच्चा डिसेबल है, किसी भी प्रकार से उसको विकलांगता है कोई भी प्रकार की, तो उस परिवार को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। क्यों? इसके लिए क्यों जागरूक होना आवश्यक है? क्योंकि सबसे पहले तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, कल के टॉपिक में पढ़ा था कि हमें सबसे पहले किसी भी बच्चे की डिसेबिलिटी में हेल्प करने के लिए उसकी एक मुख्य समस्या का पता होना चाहिए। मुख्य समस्या के बाद उसकी संबंधित समस्याओं का पता होना चाहिए। इसके बाद हम उसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं और उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप तब जाकर के फॉलो कर सकते हैं, तब जाकर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं जब आप खुद जागरूक हैं, खुद इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, खुद इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, या उस विकलांग बच्चे की, विकलांग व्यक्ति की आप हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। यदि आप ऐसे हैं, आपके अंदर जागरूकता है, तो उस परिवार को सशक्त बनाया जा सकता है। क्योंकि पहली बात तो उस परिवार के अंदर जागरूकता होगी, तो उस विकलांगता को वो किसी अन्य चीज से कोई भी प्रकार से उसको वो ऐड नहीं करेगा, मतलब उसको जोड़ेगा नहीं। जैसे काफी जगह ऐसा होता है कि विकलांग बच्चे को बहुत से लोग भाग्य पर जोड़ते हैं, कोई उसको देवी देवता पर जोड़ता है या किसी अन्य चीजों से जोड़ता है,
या कोई भी व्यक्ति ऐसा भी होता है जो उसको ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं कि भाई हमारे तो फलाने हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, वो हमसे जलता था, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई जादू टोना करवा दिया या कोई झाड़ फूक वगैरह करवा दिया या अन्य प्रकार की जो चीजें हैं ये हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हमारे अंदर जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जागरूकता परिवार के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जागरूक होने में भी उसके माता पिता, ठीक है ना, और उसका पूरा परिवार, ये उसमें मुख्य होते हैं, ये मुख्य हैं। बाकी ये पूरा परिवार यदि जागरूक है तो वो बहुत अच्छी बात है। और यदि वो जागरूकता से काम लेते हैं तो अपन उनको उस परिवार को सशक्त बना सकते हैं। एक अपन को जो है इसमें स्वतंत्रता भी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता से मतलब ये होता है कि यदि किसी भी परिवार के अंदर कोई भी डिसेबल बच्चा है, कोई भी डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा है, तो उस डिसेबल बच्चे को कोई ना कोई स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब उस बच्चे के साथ में ऐसा कोई व्यवहार ना हो जिससे कि वो अपने आप को एक मतलब दूसरे के अधीन महसूस करे, दूसरे के गुलाम महसूस करे। तो ये भी चीज उस बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और यदि ऐसा है, उस परिवार में उसको स्वतंत्रता है, वो जहाँ चाहे बैठ सकता है, जहाँ चाहे जो कर सकता है, किसी से बात कर सकता है, कोई चीज खा सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, ये स्वतंत्रता उसको दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो परिवार जो है वो सशक्त होता है। उस परिवार को के अंदर जो है पावर होती है और वो बच्चा आराम से अपना जीवन यापन करता है। ये चीज इसके अंदर होती है। अब अपन को कुछ चीजें जो इसमें मदद करने के लिए जो काम आने वाली चीजें हैं, अन्य जो चीजें हैं जैसे पालन पोषण और लगाव। पालन पोषण व लगाव। पालन पोषण और लगाव के अंदर यदि बात करते हैं हम, तो माता पिता जब किसी भी डिसेबल बच्चे जो होते हैं उसको माता पिता उसका क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। लेकिन इसमें दो चीज जुड़ी हुई है, एक तो पालन पोषण है और दूसरा है उसके साथ में लगाव। लगाव का मतलब हो गया कि एक माता पिता जो है वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उस बच्चे को सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन वो उसकी एक मजबूरी है। मतलब वो उसका बेटा है, वो उसका बच्चा है, वो उसके परिवार का सदस्य है, इसलिए वो उसको ये सारी चीजें जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। उनके साथ में उसका जुड़ाव जो है, लगाव जो है, जो प्रेम की भावना है, वो भावनात्मक जुड़ाव जो है वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यदि ऐसा नहीं होगा तो वो परिवार सशक्त नहीं हो सकता। उस परिवार को सशक्त बनाने के लिए, उस परिवार के सशक्तिकरण के लिए उस परिवार में उस बच्चे का पालन पोषण अच्छी प्रकार से होना चाहिए। और पालन पोषण भी इस प्रकार होना चाहिए कि परिवार के सदस्यों का उसके साथ में लगाव हो, जुड़ाव हो और प्रेम हो। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा और वो परिवार सशक्त बन सकते हैं। एक बाल विकास का ज्ञान, एक इसके अंदर टॉपिक आएगा बाल विकास का ज्ञान। बाल विकास के ज्ञान के अंदर आपको पता है कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं और आती रहती हैं। और यदि वो बच्चे जो हैं उस कठिनाइयों से लड़ करके, उन कठिनाइयों को दूर करके, उनको समझ करके, जागरूकता से उनको उनका उपाय करके, और यदि वो बच्चे आगे बढ़ते हैं या वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका विकास कैसे होगा, ये सारी चीजें यदि हमारे परिवार के अंदर हैं और एक ऐसा वातावरण यदि परिवार के अंदर पैदा किया जाए
कि उस बच्चे का हर संभव जो है वो विकास किया जाए, मतलब उस बच्चे की हर तरह से हेल्प की जाए और हर तरीके से उसको एक सक्षम बनाया जाए, उसकी क्षमताओं का विकास किया जाए और उसको इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो बच्चा किसी भी प्रकार से कहीं पर जाकर नहीं रुके। तो ऐसे परिवार को सशक्त बनाया जा सकता है। एक माता पिता का लचीलापन, अगला बिंदु आएगा इसके अंदर, माता पिता का लचीलापन। माता पिता का लचीलापन, इसमें क्या है, माता पिता की लचीलेपन में जो माता पिता माना कि कोई भी प्रकार से किसी भी बच्चे को लेकर, अपने डिसेबल बच्चे को लेकर किसी प्रकार के तनाव वगैरह में रहते हैं और उनके बच्चों के प्रति इनको मतलब जैसे क्रोध वगैरह आ जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि जो डिसेबल बच्चा होगा वो किसी न किसी प्रकार से माता पिता को सारे दिन वो कुछ न कुछ ऐसी काम करता रहेगा, ऐसे काम करता रहता है जिससे कि उनको क्रोध आना स्वाभाविक है। मतलब माता पिता जो हैं वो उनके परेशान हो सकते हैं, लेकिन उन माता पिता को उस समय क्या होता है, धैर्य धारण करना होता है और बच्चे की समस्याओं को समझना होता है और बच्चे को उस समय उनको एक लगाव और एक जुड़ाव देना होता है जिससे कि वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ सके, वो मोटिवेट हो सके। तो माता पिता का जो व्यवहार है वो थोड़ा लचीला होना चाहिए। लचीला मतलब बच्चा यदि किसी भी प्रकार की कोई मांग करे तो हम ज्यादा गुस्सा ना करें, जल्दी गुस्सा ना करें और उनको किसी प्रकार से अपमानित नहीं होने दें। एक होता है इसका सामाजिक संपर्क, अगला इसका बिंदु है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क के अंदर आपकी जो है हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार में जो डिसेबल बच्चा है वो समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे हम काफी बार देखते हैं कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं लोग उनको परिवार में कैद करके रखते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते हैं या अन्य लोगों तक उनको नहीं जाने देते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे अनुसार बच्चों के साथ में नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों को बाहर के लोगों से, पड़ोसियों से, समाज के लोगों से उनको मिलना जुलना चाहिए, उनको उनके साथ में बातें करने देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा धीरे धीरे करके अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को वो धीरे धीरे भूलता है, कम हो जाती है उसकी। इसका कारण होता है कि वो सभी के साथ में बातें शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है और कहीं ना कहीं से उसको इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या है कहीं ना कहीं से उनको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो सामाजिक संपर्क भी उस बच्चे का होना चाहिए। एक है माता पिता के लिए सहायता। माता पिता के लिए सहायता, माता पिता के लिए सहायता में जैसे जो भी हमारी बुनियादी जो जरूरतें होती हैं, बुनियादी जरूरतों में जैसे यदि अपन बात करें तो जैसे खाने की चीजें हैं या पहनने की चीजें हैं या हमारी रहने के लिए जगह है। कहने का मतलब 3 चीज व्यक्ति की जो है वो बुनियादी होती है। बुनियादी का मतलब आवश्यक होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति को रहने के लिए एक जगह चाहिए, व्यक्ति को खाने के लिए रोटी चाहिए और व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये चीजें उसको अवश्य रूप से चाहिए, मतलब ये चीजें उसको होनी चाहिए। और इन चीजों में यदि किसी को भी किसी जरूरत की आवश्यकता पड़े, मतलब जैसे ऐसा कोई परिवार है जिसके पास में इन चीजों का भी अभाव है, तो उन परिवारों को क्या होनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। उनको इस प्रकार की सारी सहायताएं हमारे कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा, किसी समितियों के द्वारा, कोई संस्थाओं के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, अपने समुदाय के द्वारा, ये परिवारों के द्वारा किसी भी प्रकार से उस परिवार की हर संभव हेल्प होनी चाहिए, मतलब उसको सहायता मिलनी चाहिए।
अब यदि ऐसा होता है, उसको सहायता मिलती है, तो उस परिवार को हम सशक्त बना सकते हैं, वो परिवार कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। ये चीज भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा जो है इसका परिवारों को आवाज और विकल्प देकर, आवाज और विकल्प देकर आवाज में विकल्प देकर विकल्प आवाज और विकल्प देने से परिवारों को सशक्त बनाया जा सकता है। जैसे माना कि काफी परिवार ऐसे होते हैं जो बेचारे कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं पाते, अपनी बातों को दूसरे के सामने रख नहीं पाते हैं। तो ऐसे परिवारों को उनको बोलने का, उनको आवाज उनके मुंह से आवाज निकलने के लिए उनको एक पावर देनी चाहिए कि भाई आप अपनी समस्याओं को यहाँ पर रख सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो इससे उनकी जो समस्याएं हैं वो निकल कर आएंगी और उनकी समस्याओं का क्या होगा, समाधान होगा। और समाधान होगा तो वो परिवार जो है वो सशक्त होगा। और इनको एक विकल्प भी दिया जाना चाहिए कि भाई आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं, ये नहीं तो आप ये कर सकते हैं। तो इससे उनकी जो एक पावर है, जो ताकत है, जो क्षमता है, वो उन परिवारों की इससे बढ़ जाती है। जब उन परिवारों की ये ताकत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस परिवार को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और उसका सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। ये हमारी क्या है 2.4 यूनिट के अंतर्गत हमारा इतना मैटर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम 2.5 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2.5। आप अपना थोड़ा थोड़ा मैटर इतना तैयार कर लें कि आप परीक्षा देने जाएं तो कम से कम आपका 70 से 80% तक कोर्स जो है वो आपके पास कम से कम कवर होके रहे। इससे क्या है, तुम्हें एक हिम्मत मिलेगी और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो इंटरवेंशनल प्रथाओं के लिए साझेदारी पढ़ेंगे। प्रथाओं के लिए साझेदारी। इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पेशेवरों परिवारों के बीच प्रभावी साझेदारी इस पर निर्भर करेगी। मतलब पेशेवर और परिवार, इसका पहला रहेगा पेशेवर व परिवार के मध्य साझेदारी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पेशेवर, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो लोग पेशा उनका कुछ ना कुछ है, कोई व्यवसाय है, और उनके और परिवार के बीच में क्या साझेदारी हो सकती है, तो ये अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले परिवारों के परिप्रेक्ष्य को समझने में मददगारों की ओर से धैर्य, सहानुभूति और खुलापन। मददगार की ओर से धैर्य, सहानुभूति और खुलापन। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पेशेवर और परिवार जो है, इन दोनों के मध्य में किस प्रकार की साझेदारी होती है। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि मददगार की ओर से। मददगार का मतलब होता है जो हेल्प करने वाला है, जो व्यक्ति ऐसे बच्चों की, ऐसे परिवारों की हेल्प कर रहा है, तो वो जो मददगार हैं उनकी तरफ से धैर्य, सहानुभूति और खुलापन होना चाहिए। धैर्य, सहानुभूति, जैसे आपने कई बार देखा होगा
कि जो मददगार लोग होते हैं उनके पास में धैर्य नहीं होता। धैर्य का मतलब वो अपने आप में एक एटीट्यूड के द्वारा, एक ईगो के द्वारा, एक अहंकार के द्वारा किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं। और जब वो इस अहंकार के द्वारा किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की, परिवार की हेल्प करते हैं तो उनके अंदर एक धैर्य नामक जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो धैर्य होना चाहिए, एक सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब आप किसी की जब हेल्प कर रहे हैं तो उस हेल्प को आप इस प्रकार से करें कि उस व्यक्ति को हम एक हेल्प के साथ साथ में सहानुभूति भी प्रकट करें, उसको एक सांत्वना दें, उसको एक हिम्मत दें, उसको एक साहस प्रदान करें कि भाई ये जो परिस्थिति है वो तेरे साथ है, तो इसमें तेरे को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तेरी जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो परिवार जो है, वो व्यक्ति जो है, वो उस सहानुभूति को ग्रहण करेगा और उससे उसकी एक अंदर हिम्मत आएगी और जो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं उससे उसकी सहायता हो जाती है। एक आपका होता है खुलापन। खुलापन मतलब बिल्कुल आप जो हेल्प कर रहे हैं वो बिल्कुल ओपन और एकदम स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी फालतू में आडंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। जब ये जाकर ये साझेदारी जो है वो अच्छी हो सकती है। किसी विकलांग व्यक्ति से संबंधित जानकारी को रोकने की अवधारणा को समाप्त करना। विकलांगता से संबंधित जानकारी देना। ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट आपका रहेगा साझेदारी का, विकलांगता से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको हम एक दूसरे को प्रोवाइड कराएंगे। जो हमारी पेशेवर जो संस्थाएं होती हैं या जो कोई एनजीओ वगैरह है या कोई भी व्यक्ति है वो उस परिवार की जब हेल्प कर रहा है तो विकलांगता से संबंधित जो है वो सारी जानकारी वो उस बच्चे को, उस परिवार को, उस व्यक्ति को वो देगा। उससे क्या होगा कि विकलांगता की जानकारी मिलने से वो व्यक्ति अपनी समस्याओं का या वो बच्चा जो है अपनी समस्याओं का समाधान करेगा या उन समस्याओं से वो आराम से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके और उनसे वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसी और इसके अलावा भी ऐसी कोई अवधारणा यदि चल रही है जो ये जानकारी देने से किसी को रोक रही है तो जानकारी देने से रोकने की जो अवधारणा है उसको हमें नष्ट करना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस अवधारणा को रोक रहा है कि मतलब आपको किसी को जानकारी नहीं देनी है, आपको विकलांगता के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, तो ऐसी जो अवधारणाएं हैं इनको हमें क्या करना है, इनको रोकना है। मतलब इनको हमें नहीं होने देना है। एक परिवार के साथ विचार विमर्श में विवेक। परिवार के साथ विचार विमर्श में विवेक। परिवार के साथ यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करना चाहते हैं तो उसमें हमें विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक मतलब हमको बड़े दिमाग से, बड़ी बुद्धि से उसको विचार विमर्श उसके माता पिता के साथ, उसके परिवार के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होगा कि हमें यदि किसी व्यक्ति के बारे में बातें करनी है, कोई व्यक्ति विकलांग है उसके बारे में हमें विकलांगता की जानकारी लेनी है, तो हमें इस प्रकार से विचार विमर्श करना चाहिए, इस प्रकार से उससे बातें करनी चाहिए कि उस व्यक्ति को अपनी विकलांगता से घृणा नहीं हो। मतलब वो व्यक्ति जो है वो हमारी बातों का जवाब आराम से दे पाए, उसको बुरा ना लगे, उसका एक अपने आप में एक आत्मसम्मान जो है वो टूटना नहीं चाहिए। यदि वो टूट रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो विचार विमर्श है परिवार के साथ में वो विवेक के साथ नहीं हो रहा है, मतलब वो गलत तरीके से हो रहा है और वो गलत तरीके से होने के कारण व्यक्ति को बुरा लग रहा है। अगला इसमें लास्ट जो आएगा, योजना और निर्णय लेने में माता पिता की भागीदारी। योजना व निर्णय लेने में
पिता की भागीदारी। यहाँ पर अपन को यदि कोई भी योजना बनानी है या कोई भी निर्णय लेना है, यदि आपको किसी भी विकलांग बच्चे के हेल्प के लिए, विकलांग बच्चे की सहायता के लिए आपको किसी प्रकार की कोई योजना बनानी है या किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है कि भाई इन बच्चों के लिए ये चीज अच्छी रहेगी, ये कार्य अच्छा रहेगा, हमें ऐसा कार्य इस बच्चे के लिए करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों के लिए ही माता पिता की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। मतलब हमें इस निर्णय लेने में और इस योजना बनाने में हमें माता पिता को मध्यस्थ रखना चाहिए, माता पिता को बीच में रखना चाहिए और उन माता पिता से इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, इनसे इसके बारे में पूछना चाहिए कि भाई हम इस प्रकार की जो है योजना एक तैयार कर रहे हैं, इस प्रकार का डिसीजन हम ले रहे हैं, तो इसमें इस बच्चे को इस प्रकार से लाभ पहुंचेगा। तो ये चीज माता पिता को जो है वो पता होना चाहिए। इसमें अगला जो अपन का टॉपिक आता है, माता पिता पुनर्वास में सच्चे भागीदार बने। इसके लिए यह आवश्यक है कि पेशेवर इसे स्वीकार करें। यदि आपको उन बच्चों को पुनर्वास के लिए भागीदार बनाना है तो जो पेशेवर लोग हैं वो इसको स्वीकार करें, पेशेवर लोग जो हैं उनकी मदद करें। तो इसके अंदर जो है वो कौन कौन से बिंदु आएंगे, ये बिंदु आपके पास नोट्स के अंदर पूरे लिखे हुए हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये बिंदुओं के अंदर है क्या है। इसमें पहला बिंदु जो दे रखा है वो दे रखा है माता पिता को योजना में शामिल होने का अधिकार है क्योंकि बच्चा उनकी अंतिम जिम्मेदारी है। मतलब किसी भी परिवार के अंदर जो बच्चा डिसेबल है तो उस डिसेबल बच्चे के लिए, जैसे हमने अभी ये पॉइंट पढ़ा था कि आप कोई भी योजना बना रहे हैं, कोई भी डिसीजन उस बच्चे से संबंधित ले रहे हैं, तो उसमें उसके माता पिता की भागीदारी होना जरूरी है। यदि उस बच्चे के माता पिता उसमें भागीदार होंगे, उसमें शामिल होंगे, तो उस बच्चे को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। और क्यों होने चाहिए ये माता पिता भागीदार, क्यों होने चाहिए? क्योंकि बच्चा उनकी एक अंतिम जिम्मेदारी होता है। मतलब एक माता पिता के लिए अपना बच्चा एक जिम्मेदारी में आता है और वो जिम्मेदारी उनको निभानी होती है, चाहे बच्चा सही हो, चाहे बच्चा डिसेबल हो, चाहे बच्चा अच्छा हो, चाहे बच्चा बुरा हो, लेकिन माता पिता की एक जिम्मेदारी के अंदर ये चीज आती है। दूसरा पॉइंट इसका बनेगा यह कि घर बच्चे के जीवन का बड़ा कैनवास है क्योंकि वह अपने जीवन का बड़ा हिस्सा वहीं बिताती है। और जो डिसेबल बच्चे हैं उनको जो भी योजना आप तैयार करते हैं, जो भी डिसीजन आप किसी भी प्रकार का लेते हैं, तो उसका अधिकतम जो पार्ट होता है वो उसके घर का होना चाहिए। मतलब ऐसी योजना आप उसके लिए तैयार करें कि वो बच्चा घर पर रहकर, ठीक है ना, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करे, वो घर पर ज्यादा से ज्यादा रहे। इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है कि यदि वो बच्चा घर पर रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करेगा तो उसकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से अच्छे प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि वो परिवार के साथ अपना अधिकतम समय जो है वो व्यतीत करता है। नंबर तीसरा पॉइंट इसमें है कि माता पिता बच्चे की समस्याओं के बारे में जानते हैं लेकिन विकलांगता के प्रभाव को नहीं समझ पाते। अब आपको हेल्प करने की क्या जरूरत है? जब माता पिता परिवार में हैं तो माता पिता बच्चे के बारे में तो जानते हैं कि मेरा बच्चा पैर से विकलांग है, मेरा बच्चा पैर से नहीं चल सकता, या मेरे बच्चे को आंखों से दिखाई नहीं देता, या मेरे बच्चे को कानों से सुनाई नहीं देता। ये सारी चीजें उस बच्चे के बारे में माता पिता को पता है, लेकिन उस विकलांगता के बारे में उसको अधिक जानकारी नहीं है कि इस विकलांगता से मेरा बच्चा आगे किसी कार्य को कैसे कर पाएगा, या उसका कोई सॉल्यूशन हैगा, उसका कोई समाधान है क्या। तो ये सारी चीजों को जो बताने का काम रहेगा वो हमारा रहेगा, जिससे कि उस परिवार को सशक्त बनाया जा सके। बच्चे के जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला बिंदु जो है, आपको पता है कि बच्चे के जीवन में माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। माता पिता उसके साथ शुरू से रहते हैं, जन्म से उसके साथ रहते हैं, उसका पालन पोषण, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, सारा कुछ जो है वो माता पिता को उसका पता रहता है। तो माता पिता को इन चीजों में शामिल करना चाहिए।
पारिवारिक भागीदारी के बिना व्यावसायिक प्रयास पूर्ण नहीं होंगे। और यदि बच्चे को जो है वो हम कॉमर्शियल एजुकेशन देना चाहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा देना चाहते हैं, तो जब तक माता पिता उसमें भागीदार नहीं होंगे तब तक व्यावसायिक कौशल दे पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यावसायिक कौशल के लिए बच्चों के माता पिता की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपका पॉइंट जरूरी है। अगला पॉइंट इसमें है, माता पिता को बच्चे के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सेवाओं और विकल्पों को जानने और सबसे व्यावहारिक विकल्प चुनने का अधिकार है। विकलांग व्यक्ति की पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार के सफल होने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि विकलांगता के बारे में रहस्य उद्घाटन हो गया है, परिवार भ्रमित नहीं होता है, लेबल और शब्द जाल में फंस नहीं जाता है, बल्कि विकलांगता के प्रभाव और बच्चे की क्षमताओं के बारे में बताया जाता है। जो हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि माता पिता जो होते हैं अपने विकलांग बच्चे के प्रति जाने पता नहीं कितने प्रकार की जो है वो भ्रम जाल में फंसे होते हैं कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। लेकिन ये सारी चीजों को जो है वो माता पिता को जागरूक करके और इन सब चीजों को हटाया जाए। मतलब माता पिता जो है वो किसी प्रकार से किसी भ्रम में ना रहे। पूरा परिवार सीखने, प्रयोग करने, विचारों के साथ और विकलांग परिवार के सदस्य को समझने, स्वीकार करने और प्यार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लेता है। एक जो विकलांग बच्चा होता है, परिवार में उसके साथ उसका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, बाबा है, दादी है या पड़ोसी है या अन्य कोई व्यक्ति है, तो ये सभी व्यक्ति मिलकर के यदि उस बच्चे के साथ में प्रेम से पेश आए, उसे अच्छी तरीके से बातें करें, उसको अच्छी प्रकार से रखें, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को इससे बहुत अच्छा लगेगा। विकलांगता को सभी ने स्वीकार किया है और स्वीकार किया है। विकलांगता को, जैसे हमारा बच्चा कोई भी डिसेबल हो गया है तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का हमको कोई भी भ्रम नहीं पालना चाहिए, किसी प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा जो है वो विकलांग है। अब वो कैसे है, क्यों है, ये पता नहीं, लेकिन वो है। अब उसकी हमें हर संभव हेल्प करनी है। परिवार पेशेवरों के विचारों के लिए खुला है और यदि कोई भी पेशेवर या कोई भी संस्था उस परिवार के विचारों को इसके बारे में जानना चाहती है तो वो उसके लिए खुले होने चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप प्रैक्टिकल में फाइल वगैरह बनाते हो तो एक केस स्टडी बनाते हो। क्या बनाते हो? एक केस स्टडी बनाते हो। और केस स्टडी के अंदर हम उस एक बच्चे के बारे में लिखते हैं कि वो बच्चा इस डिसेबिलिटी से कब ग्रसित हुआ, उसके माता पिता कौन हैं, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, माता पिता कैसे हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, ये डिसेबिलिटी में उसको कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, पहली बार उसका कब पता चला। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक खुला वातावरण होना चाहिए। यदि खुला वातावरण नहीं होगा तो उन समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा। परिवार को पुनर्वास के तरीकों और बच्चे के लिए खुले रास्तों के बारे में अवगत कराया जाता है। परिवार को हम पुनर्वास, जो आपको मैंने कल भी बताया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो नई दिल्ली में कार्यरत है, जिसको आप RCI के नाम से जानते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसको के जो तरीके हैं, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं जो विकलांग बच्चों को दी जाती हैं, उनके बारे में हमें परिवारों को बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार के सदस्य मौजूद रहते हैं और जो भी निर्णय आप यहाँ पर हमने पढ़ा है, योजना और निर्णय लेने में माता पिता की भागीदारी, जो भी निर्णय आप किसी भी बच्चे के प्रति कुछ भी लेते हैं तो उस निर्णय में माता पिता वहां पर होने चाहिए, माता पिता की राय लेना चाहिए। एक परिवार के सदस्य बच्चे के पुनर्वास में अपनी भूमिका का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। परिवार के जो सदस्य हैं इसमें सबसे मेन जो चीज है वो है परिवार के सदस्य। मतलब परिवार के सदस्य यदि उस बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, उस बच्चे को प्रॉपर जो है हेल्प देंगे, तो उस बच्चे को कुछ न कुछ अपने जीवन से ज्यादा उपेक्षा नहीं होगी अपने जीवन से। उसको वो एक आत्मसम्मान फील करेगा कि मुझे इस परिवार के अंदर जो है वो सम्मान दिया जाता है। और यदि भैया उस परिवार में उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो अपने आप से ही वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। मतलब अपने आत्मसम्मान ही उसका टूट जाता है। अब इसमें जो आगे अपन पढ़ेंगे पेरेंट्स एसोसिएशन। पेरेंट्स एसोसिएशन क्या होता है? पेरेंट एसोसिएशन को हम कहते हैं कि एक तरीके से
जो डिसेबल बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे जैसे 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो उन 10 डिसेबल बच्चे जो हैं, 10 के जो गार्जियन हैं, अभिभावक जो हैं, वो एक अपना एक एसोसिएशन, एक अपना एक ग्रुप बना ले और उस ग्रुप में अपनी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें अपने अभिभावक संघ की शिक्षा अधिनियम 1998 अभिभावक संघ की भूमिका इसमें निर्धारित करता है। हमारा जो शिक्षा अधिनियम है 1998 वाला, उसमें अभिभावक संघ के बारे में बताया गया है और अभिभावक संघ की उसमें एक अहम भूमिका निर्धारित की गई है। पेरेंट्स एसोसिएशन घर और स्कूल की प्रभावी साझेदारी बनाने के लिए प्रिंसिपल, स्टाफ और प्रबंधन बोर्ड के साथ काम करता है। और ये जो एसोसिएशन होता है पेरेंट्स एसोसिएशन, ये इसमें सभी के पेरेंट्स तो शामिल होते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स के अलावा इसमें जिस विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत है उस विद्यालय के शिक्षक, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या अन्य स्टाफ और उनके प्रबंधन मैनेजमेंट जो है वो सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। स्कूलों में माता पिता की भागीदारी पर शैक्षिक शोध से पता चलता है कि जब माता पिता और शिक्षक एक साथ काम करते हैं तो बच्चे उच्च स्तर को हासिल करते हैं। ये हमको पता है कि जब एक पेरेंट्स एसोसिएशन बनेगा, पेरेंट्सों का एक ग्रुप होगा और वो ग्रुप विद्यालय के साथ मिलकर, विद्यालय के स्टाफ के साथ मिलकर, विद्यालय के शिक्षकों के साथ मिलकर, उस मैनेजमेंट के साथ मिलकर के जब काम करता है तो बच्चे जो होते हैं वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अभिभावक संघ में आप जैसे देख सकते हैं पुस्तक, पाठ्यक्रम है, अन्य गतिविधियां हैं, इनकी सुझाव का और सजेशन का जो है आयोजन किया जा सकता है, जिसमें पेरेंट्स को एक पूरी भूमिका दी जाती है, पूरा अधिकार दिया जाता है कि भाई आपके अंदर कोई सुझाव है, आपको कोई विद्यालय से कोई शिकायत है तो आप उस सुझाव को और शिकायत को विद्यालय को बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए स्कूल जो होता है इस एसोसिएशन के लिए एक हेल्प के रूप में होता है, एक सहायक होता है। स्कूल भी, विद्यालय भी उनकी सभी प्रकार से जो है हेल्प करता है। अभिभावक संघ सामयिक और प्रासंगिक मुद्दों पर अभिभावकों को संबोधित करने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित कर सकता है और जब इनकी मीटिंग वगैरह हो, जब ये आपस में बैठे तो जो वक्ता होते हैं, जो अच्छी प्रकार से जिनकी वाणी जो होती है वो एक मोटिवेशनल स्पीच जो होती है उसको किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करके और ये स्पीच वो दिलवा सकते हैं। अभिभावक संघ किसी व्यक्तिगत शिक्षक या अभिभावक के विरुद्ध शिकायत का मंच नहीं है। शिकायत प्रक्रिया इसके लिए तंत्र है, मतलब ये एक शिकायत का तंत्र बिल्कुल नहीं माना जाए। ऐसा नहीं कि इसमें एक व्यक्ति की शिकायत को दूसरा व्यक्ति करे और इसी संघ के अंदर करे, तो ऐसा बिल्कुल इसके अंदर संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है, कोई अभिभावक गलत कार्य कर रहा है, कोई विद्यालय का शिक्षक या विद्यालय का मैनेजमेंट गलत कार्य कर रहा है, तो इसके लिए शिकायत का जो तंत्र है, शिकायत की जो व्यवस्था है वो अलग होती है। अब अपन का इसमें एक चीज देखनी है, अभिभावक संघ और प्रधानाचार्य के बीच की साझेदारी क्या होती है। प्रधानाचार्य व अभिभावक संघ की साझेदारी, प्रधानाचार्य व अभिभावक संघ की साझेदारी मतलब हम एक अभिभावक और एक प्रधानाचार्य, इन दोनों के बीच में क्या साझेदारी होती है। आपको पता है कि विद्यालय में जो हमारे प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो होते हैं उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, उस संस्था का वो प्रधान होता है, तो उसकी एक केंद्रीय भूमिका होती है। और जो अभिभावक का संघ है जो उस स्कूल के स्टाफ, स्कूल के शिक्षकों के साथ और स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ मिलकर के जो काम करता है, तो उसमें आपको पता है कि अध्यापक या प्रधानाचार्य जो होता है उसको शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष नॉलेज उसके पास होती है, तो वो अपनी जो अभिभावक संघ है वो उनके साथ मिल करके और उस जो उनका जो ज्ञान है, उस जो शिक्षा का जो स्तर है उसका वो लाभ ले सकते हैं और वो अभिभावक उनके साथ मिल करके और बच्चों के भविष्य के बारे में या बच्चों की शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे अच्छे काफी फैसले ले सकते हैं और बच्चों को शिक्षित करने में सक्षम बना सकते हैं, मतलब उनको उनकी पढ़ाई में वो भागीदार बन सकते हैं।
कोई भी ऐसी योजना बना सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रणाली ला सकते हैं, कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो अभिभावक और विद्यालय प्रशासन के बीच में संबंध हो सकता है उसका, और उससे बच्चे का भविष्य जो है अच्छा बनाया जा सकता है। अब अभिभावक संघ और विद्यार्थियों के बीच में क्या साझेदारी होती है? तो बच्चों को उन मामलों में आवाज उठानी चाहिए जो उन्हें प्रभावित करते हैं और उनके विचारों को राष्ट्रीय बाल रणनीति 2000-2010 के अनुरूप उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चे जो हैं वो भी अपनी किसी भी मांग को लेकर या अपनी कोई ऐसी समस्या है उसको लेकर वो आवाज उठा सकते हैं, और अभिभावक संघ को इसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई हमको इसकी समस्या है, हमारी ये समस्या है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इसके लिए भी एक राष्ट्रीय बाल रणनीति 2000-2010 ये बनाई गई है। इसमें उम्र और परिपक्वता के अनुसार उनको महत्व देना चाहिए। अभिभावक संघ को जानकारी देने और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल करने की संस्कृति और प्रथा को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि स्कूल की व्यवहार संहिता, धमकाने विरोध नीति। जैसे विद्यालय में यदि किसी भी विद्यार्थी के साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा है, विद्यार्थी के साथ में कोई उसको धमकी वगैरह दी जाती है या किसी अन्य प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इनको भी हमें अभिभावक संघ में रखना चाहिए और इन पर रोक लगानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कुछ स्कूलों में अपने विद्यार्थियों के लिए परिषद है जो बच्चों की चर्चा करने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है। काफी जो स्कूल होते हैं, काफी विद्यालय जिसमें कुछ विद्यार्थी मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक संघ बना लेते हैं जिसको विद्यार्थी परिषद के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी विद्यार्थी परिषद काफी स्कूलों में है और वो विद्यार्थी परिषद बच्चों के हित के लिए कार्य करती है। आगे इसमें एक बच्चों की सर्वोत्तम हित की सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो अभिभावक संघ है और उनके जो माता पिता हैं उनको अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। माता पिता के पालन पोषण और उनकी सीखने में जो है वो मदद करनी चाहिए। एक इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है और उसको भी अपन क्लियर करके इस वीडियो को ऑफ करेंगे। यदि अभिभावक संघ पूरी तरह से सभी अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करता है तो अभिभावक संघ में मजबूत होगा और नेटवर्किंग में मदद मिलेगी। इसलिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब अभिभावक संघ जो बना है जिसके अंदर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, कितने भी व्यक्ति हैं, तो उस अभिभावक संघ के अंदर एक जो संघ है वो मजबूत होना चाहिए। मतलब सभी की बात रखी जानी चाहिए, सभी की बात सुनी जानी चाहिए, कहीं पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, तो इसमें अपन को 4 बिंदु दे रखे हैं, इनके बारे में आपको देखना है। एक तो सीधी सरल भाषा का उपयोग करके सामग्री तैयार करनी चाहिए। मतलब जो भी निर्णय, जो भी आप कुछ भी करें तो उसको एक सरल और सीधी भाषा के अंदर करें, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाए कि भैया हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन सा निर्णय लेना चाहते हैं। एक संक्षिप्तकरण होना चाहिए, उसके अंदर एक शब्द जाल का उपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे जटिल और कठिन या रहस्य वाले शब्दों का प्रयोग उसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली तो चीज यह है। दूसरी है, बैठकों के लिए ऐसा समय चुनें जो अधिकांश अभिभावकों के लिए उपयुक्त हो। जब भी हम अभिभावक संघ की मीटिंग करें, जब भी अभिभावक संघ एक साथ बैठे, तो उस डेट का चुनाव जो है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक अभिभावक उस मीटिंग में उपस्थित हो सके। मतलब सबके लिए वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, जहां संभव हो सुनिश्चित करें कि अभिभावक संघ की बैठकें हमेशा सुलभ स्थानों पर आयोजित की जाएं। और समय के साथ साथ में हमको स्थान भी ऐसा डिसाइड करना चाहिए जो सभी लोग उस स्थान पर आसानी से पहुंच जाएं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को तो वो स्थान इतना जटिल है कि उसको वहां पर पहुंचने में ही प्रॉब्लम होती है और कोई व्यक्ति ऐसा है उसके लिए वो बहुत सूटेबल है। तो ऐसा कोई स्थान हमें नहीं होना चाहिए। हमारे सभी संघ के व्यक्तियों के लिए ऐसा स्थान हो जो सबके लिए उचित हो। नंबर 4, विशेष रूप से स्कूल में बच्चों के कम प्रतिनिधित्व वाले माता पिता तक पहुंचे। उदाहरण के लिए यात्री और प्रवासी समुदायों के माता पिता और उन्हें अभिभावक संघ समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। अपन को जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, हम जब अभिभावक संघ बनाएं, अभिभावकों का एक ग्रुप बनाएं,
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उस संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। मतलब हर व्यक्ति को हम ये कहें कि भाई हम एक अभिभावक संघ बना रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है, हम बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए काम करेंगे, अच्छी शिक्षा के लिए काम करेंगे। आप हमारे इस अभिभावक संघ के साथ में जुड़िए। तो सभी को हमें आमंत्रित करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो है ये 2.5 यूनिट जो थी वो हमारी खत्म हो गई है। मतलब पेपर नंबर 11 के अंदर पहली और दूसरी यूनिट जो है हमारी समाप्त हो चुकी है। और अब हम कल आपको नेक्स्ट डे आपको हम तीसरी यूनिट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। और लगभग ये हमारा आधा पेपर जो है वो संपन्न हो गया है। और इसको आप पढ़ते रहिए, और जैसे ही हमको अगली वीडियो के लिए हम नेक्स्ट डे को हम आपको यूनिट नंबर 3 की वीडियो डाल देंगे। और आप जिस कार्य में भी लगे हुए हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप यदि चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। लाइक और कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अन्य लोगों के साथ में, अन्य लोगों को भी आप इसको भेज सकते हैं, जिससे कि उनको भी क्या है इसका फायदा मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसी बात के साथ में हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।